इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का सूत्रधार विभाग की प्रस्तुति इकाई का बुक रीडिंग कार्यक्रम जो हम हर महीने के प्रथम बृहस्पतिवार को करते आ रहे हैं, उसमें आज हम बात करेंगे डॉक्टर वंदना गोसाई जी द्वारा संपादित पुस्तिका हिंदी साहित्य में वृत्त विमर्श, दृष्टि और विचार पर। आज हमारे बीच वंदना जी बैठी हैं। आपका स्वागत है मैम। कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं वंदना जी का एक परिचय आपके बीच करवाना चाहूँगी। डॉक्टर वंदना गोसाई, हिंदी विभागाध्यक्ष, माउंट कार्मेल स्कूल द्वारका। कई सम्मानों से आपको समय समय पर अलंकृत किया गया है। शिक्षा भूषण सम्मान 2023 शिक्षा के क्षेत्र में रचनात्मक अभिव्यक्ति, त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल तथा श्री राम सुहाग तिलक कॉलेज ऑफ एजुकेशन जहानाबाद, जापान हिंदी सेवी सम्मान हिंदी कल्चर सेंटर टोक्यो, भाषा गौरव शिक्षक सम्मान हिंदुस्तानी भाषा अकादमी, शिक्षा रत्न सम्मान कालिंदी प्रकाशन, शिक्षक दिवस 2023 आईडीपी द्वारा अनुकरणीय शिक्षा के लिए पुरस्कार, साहित्यिक उपलब्धि पुरस्कार JSM प्रकाशन, हिंदी शिक्षण में विशिष्टता व रचनात्मकता पुरस्कार मधुबन एजुकेशन, स्किल्स सेंट्रिक स्कूल एजुकेशन अवार्ड 2017 कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी द्वारा, नेशनल टीचिंग एक्सीलेंस अवार्ड 2018, स्पिरिचुअल एंड वैल्यू एजुकेशन अवार्ड 2018, बेस्ट टीचर अवार्ड 2018 कैरियर लॉन्चर्स एरिया में, एक्सीलेंस अवार्ड 2017 वर्ल्ड एजुकेशन कन्वेंशन, टीचर ऑफ द ईयर 2021 फॉर इनोवेटिव टीचिंग कैंपस मॉल, हिंदी शिक्षक सम्मान 2019 एवं 2020 हिंदी विकास संस्थान द्वारा, प्रौढ़ शिक्षा अभियान में उत्कृष्ट कार्य हेतु दिल्ली स्कूल लिटरेसी प्रोजेक्ट 2019-20 में आपको प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। साहित्यिक उपलब्धियां भी आपके सम्मानों की तरह काफी लंबी लिस्ट के साथ हैं। आज़ादी के असली मायने विषय पर परिचर्चा में हम सब साथ साथ एवं हिंदुस्तानी भाषा अकादमी द्वारा प्रशस्ति पत्र तथा ट्रॉफी आपको प्राप्त हुई। साहित्य अमृत, अपनी माटी, सृजन लोक, अक्षर वार्ता तथा मेरी जिंदगी कुछ अनकही में आलेख प्रकाशित। हिंदी साहित्य में वृत्त विमर्श, दृष्टि और विचार, जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। उसके अलावा इंद्रधनुष के रंग, बचपन के संग और फणीश्वर नाथ रेणु का रिपोर्टाज साहित्य अनुशीलन प्रकाशनाधीन, इन सब की आप संपादक हैं। हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन पुस्तक अखंड भारत एक युग दृष्टा की सह संपादक, नवोदित प्रभा में कविता प्रकाशित, उत्तराखंड पत्रिका में प्रकाशित संस्मरण, मृग तृष्णा पुस्तक में आपकी कई कहानियां प्रकाशित हो चुकी हैं। पहल कहानी संग्रह में कहानी प्रकाशित, यूट्यूब पर साहित्यिक टॉक विद गरिमा में आपका साक्षात्कार लिया गया है। इसके अलावा तकनीकी क्षेत्र में भी आप काफ़ी आगे हैं। गूगल सर्टिफाइड एजुकेटर लेवल 1 होल्डर, एडोबी लेवल 1 लेवल 2 सर्टिफिकेट होल्डर, माइक्रोसॉफ्ट इनोवेटिव एजुकेटर सर्टिफिकेट होल्डर, AI फॉर ऑल सर्टिफिकेट इंटेल द्वारा आपको प्राप्त हुआ है। साथ ही इंटरनेशनल लेवल पे भी आपने सर्टिफिकेट होल्डर इन इंट्रोडक्शन इन डाटा वाइज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से प्राप्त किया है, और सर्टिफिकेट होल्डर इन डेवलपमेंट साइकोलॉजी क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया से आपने लिया है। छात्रों के ज्ञानवर्धन तथा शिक्षा को रुचिकर बनाने के लिए कई रचनात्मक गतिविधियां आप करती आ रही हैं। शिक्षा संबंधित विभिन्न कार्यशालाओं में आपकी सहभागिता रही है। हिंदी शिक्षण में तकनीकी और कृत्रिम बौद्धिकता पर आप काम कर रही हैं। दीक्षा पोर्टल पर 21 शिक्षण संबंधित कोर्सेज के आपको प्रस्तुति पत्र प्राप्त किए हैं और शिक्षा के क्षेत्र में आप निरंतर कार्यरत हैं। एक बेहतरीन और बड़ा बायोडाटा परिचय आपका। मैं मैडम शुरुआत करना चाहूँगी आपकी पुस्तक में से कुछ लाइनों का कि एक दिन बैठी थी बाग में शाम को एक घनी पेड़ की छाँव में, सोचा क्या है वृद्धावस्था, घनी छाँव, दायित्व से निवृत्ति, जीवन से शिकायत या बच्चों को छड़ी। तभी एक सूखा पत्ता पेड़ से गिरा और लुढ़क कर पैरों के पास आया। उसने विचार जगाया कि मैं और तुम अब वृद्ध हो गए हैं, जीवन जी लिया बहुत, अब मुक्त हो गए हैं। ये उस किताब के अंश हैं
जो आपके द्वारा संपादित की गई है। तो इससे पहले कि हम किताब की चर्चा को शुरू करें, हम यहाँ पर उपस्थित डॉक्टर प्रकाश से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अंगवस्त्र के द्वारा हमारी आज की संपादिका का सम्मान करें। शुक्रिया प्रकाश जी। प्लीज मैम, आपकी ये पहली किताब थी संपादक, बतौर संपादक? जी हाँ जी। तो कैसे आपने सोचा कि आप पुस्तक को संपादित कर सकती हैं या आपको करना चाहिए? मैम, मैं जैसे अभी आपने बताया ही कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में हूँ और बच्चों के साथ मेरा प्रतिदिन का, इसके बगैर भी बोल सकते हैं। नहीं, आपकी वो रिकॉर्डिंग। बच्चों के साथ मेरा उठना बैठना मेरी ज़िंदगी है, मेरे छात्र। तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि उनमें पढ़ाई के अतिरिक्त, पाठ्य पुस्तक तो हम उन्हें पढ़ाते ही हैं, लेकिन पढ़ाई के अतिरिक्त मैं उनमें जीवन मूल्य डालूँ। तो मुझे जो समय बदल रहा है, बच्चों की बातों से ही पता चलता है कि वो बड़ों का आदर कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि उन्हें और अधिक करना चाहिए। और जो वृद्ध जन है, ये तो हमारे समाज में बहुत बड़ी धरोहर है हमारे समाज की। तो उन्हें भी बच्चे भूले नहीं, और उनके संस्कारों में ये होना चाहिए कि हमें अपने बड़ों का आदर करना है। माता पिता के अतिरिक्त जो अपने दादी दादा, नानी नाना है, उन्हें भी पूछना है, उनके लिए भी हमारा कर्तव्य बनता है। क्योंकि बच्चों को लगता है कि हमें जीवन में आगे बढ़ना है, माता पिता उन्हें शिक्षा देती हैं कि आप जीवन में आगे बढ़ो, लेकिन आगे बढ़ने का अर्थ ये नहीं है कि हम अपने पीछे बड़ों को भूल जाएं, छोड़ दें। उनके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। तो जब मैं इन विचारों को सोचती थी, मुझे बच्चों को बताती रहती थी बात बात पढ़ाते समय या वैसे भी उनके साथ बात करते हुए। तो उसके बाद मुझे मौका मिला अपने विद्यालय की तरफ से ओल्ड एज होम बच्चों को लेके जाने का, और लगभग 5-6 साल ऐसे मैं लेकर जाती रही ओल्ड एज होम। और वहाँ पर मैंने बहुत लोगों से जब मिली, बातें की, तो मुझे और ज़्यादा गहराई तक महसूस हुआ कि कितनी तकलीफ में होते हैं वो। उनकी कहानियाँ सुनी, कहानी नहीं कहना चाहिए मुझे, उनके जीवन की जो आप बीती है, जब मैंने वो सुनी तो मुझे गहरे तक एहसास हुआ कि इन्हें कितनी ज़रूरत है। वृद्धजन हमसे कुछ भी नहीं चाहते, उन्होंने अपना पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए सब कुछ किया। अब उन्हें केवल प्यार चाहिए, और अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में उन्हें वही नहीं मिलता। तो ये मेरे दिल को हमेशा इस बात कुरेदती थी। तो मेरे मन में जब पहली बार किताब लिखने का, मैंने अपनी पीएचडी जब पूरी की, तो मुझे लगा मुझे एक किताब लिखनी चाहिए। मेरी रुचि और बढ़ी लेखन की तरफ। तो सोचती रही कि सबसे पहले मुझे क्या लिखना चाहिए। तो मुझे लगा कि मुझे वृद्ध लोगों के ऊपर ही लिखना चाहिए। और मैं ये मानती हूँ कि जैसे अगर मैं अपने बच्चों तक ये किताब पहुँचाती हूँ, वो पढ़ेंगे, उसके अलावा उनके घर के लोग पढ़ेंगे, या जो भी इस किताब को देखेगा, उसके माध्यम से उसके मन में ये बात आनी चाहिए कि मैं अपने बड़ों को, मुझे नहीं छोड़ना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए। तो यही सोचकर इस किताब को, पहली किताब मैंने यही चुनाव किया कि यही विषय होना चाहिए। तो ये किताब जो है, मेरा समाज को मैं सुधारना तो नहीं कह सकती, मगर समाज में मैं लोगों को जागृत करना चाहती हूँ इस पुस्तक के माध्यम से। तो इसमें आपने 41 अलग अलग लेखकों के राइटर को जो है संकलित किया है। तो इन लोगों से आपके विचार कैसे मिले, कैसे जान पहचान हुई, इनके लेख आप तक कैसे पहुंचे? इनमें से मैं इसमें 41 में कुछ तो मेरे छात्र हैं, छात्र छात्राएं हैं। इसके अलावा मैं सब लोगों को नहीं जानती थी, 2-3 लोगों को जानती थी, और मैं कुछ ग्रुप्स के अंदर थी। तो मेरे मन में जब ये विचार आए, तो मैंने अपने विचारों के साथ मैंने सोचा किताब तो मुझे लिखनी है, अगर मुझे कोई भी नहीं मिलेगा तो मैं स्वयं लिखूंगी। मैंने अपने विचारों को ग्रुप में डाला, तो मेरे जैसे विचारों वाले कुछ और अन्य लोग भी मुझे मिले, और मुझे लगा कि हम एक ही दिशा में सोच रहे हैं। तो मैंने उनके साथ जब बातचीत की, तो मुझे लगा कि हम सब मिलकर, तो मुझे सबसे अच्छा लगा कि अब मैं 1 नहीं, 11 नहीं, और हम 41 जने हो चुके जो इन्हीं विचारों को, एक जैसे हमारे विचार हैं, तो हम समाज में फैला सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी यंग बच्चे जो हैं आपके सामने बैठे हुए हैं, और पुस्तक जो है वो इनसे बिल्कुल अलग की वृद्धों के ऊपर है। तो ऐसे ही आपको स्कूल में भी अपने यंग जनरेशन के बच्चे मिलते होंगे।
तो आपको उनको देखकर क्या लगता है कि वृद्धों को लेकर आजकल के जनरेशन जो है वो कितनी पॉजिटिव है और क्या सोचती है? मैम वो पहले बिल्कुल नहीं सोचते थे। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, मैं ओल्ड एज होम में जब लेकर गई पहली बार बच्चों को, मैंने उन्हें सबसे पहले बोला कि हम वहाँ जाएंगे, खाने पीने की चीज़ें जो भी हम इकट्ठा कर सकते थे मैं अपने घर से भी लेकर आई और बच्चों को भी बोला जो भी आप ला सकते हैं। फिर उन्हें ये भी बताया कि देखो वो ओल्ड है, मीठी चीज़ें हम नहीं लेकर आएंगे या तली चीज़ें नहीं होंगी, कुछ ऐसे फ्रूट्स लेकर आएंगे। बच्चे लेकर आए, ग्रीटिंग कार्ड मैंने बनवाए कि आप जाओ उन्हें दो। तो वो जो बच्चे, जिन 40 बच्चों को लेकर गई थी, जब वो वहाँ से आए हैं 40 बच्चे, वो कह रहे थे मैम हमें वापस नहीं चलना, अभी हम और देर बैठेंगे। तब मुझे महसूस हुआ कि अगर बच्चों को हम बड़ों के और करीब लेकर आए, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। हम कौन सी जनरेशन है? जो बीच की जनरेशन, बच्चों को और अपने बड़ों को जोड़ने वाले हैं हम लोग। अगर हम सही तरीके से सही दिशा में जाएंगे, उन्हें सही दिशा दिखाएंगे, तो बच्चे जुड़ते हैं। तो उसके बाद उन्होंने, मैम सिर्फ ये किताब के माध्यम से नहीं, बातों के माध्यम से भी और पुस्तक पढ़ने के बाद बहुत सारे बच्चों ने आके बताते हैं कि अब मैं अपने दादी दादा के लिए शाम को चाय बनाता हूँ, या मैं जो मुझे कहते हैं मैं उनका कहना मानने लगा हूँ। तो बच्चों के ऊपर असर पड़ता है। बच्चे तो ऐसे हैं मैम जो मिट्टी है बिल्कुल, उसको हम जैसे ढालेंगे वो वैसे बनेंगे। तो बच्चों के अगर हम संस्कार बचपन में ही सही डाल देंगे, तभी बच्चे आगे सही दिशा में बढ़ पाएंगे। दिशा दिखाना हमारा ही कार्य है, तो बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। आप इस पुस्तक का कोई अंश ऐसा है जो आप सबके सामने पढ़ना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल। वृद्धावस्था उस वट वृक्ष के समान होती है जो निरंतर बढ़ता है। वृद्ध व्यक्ति अनुभवों के कारण भावों में जितना अधिक गहरा होता है, उतना ही अधिक ऊंचा और गौरवशाली भी। वह जिंदगी की धूप और छांव को देख चुका होता है। जीवन की प्रत्येक सीढ़ी को चढ़ चुके व्यक्ति को यदि अपने से छोटे और अनुभवहीन अपने ही जिगर के टुकड़ों से प्रताड़ित होना पड़े, तो सोचिए कि उन पर क्या बीतेगी। एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखती है, उसके जन्म पर अपने आप को संपूर्ण मानती है और ममत्व के पवित्र प्रेमपूर्ण भाव से उसकी देखभाल करती रहती है। उसके मल मूत्र को साफ करके भी घृणा से कोसों दूर रहती है। पिता अपने बच्चे को चरित्रवान बनाने के लिए अनुशासन के मूल्य सिखाता है, अपने बालक की शिक्षा दीक्षा के कर्तव्य का निर्वहन करता है, उसे लाड प्यार से पालता है और उसकी संपूर्ण सुख सुविधाओं का ख्याल रखता है। अपने बच्चे की हर उपलब्धि पर माता पिता गर्व महसूस करते हैं। वही बच्चा सबल बनने के पश्चात यदि अपने बूढ़े माता पिता द्वारा किए गए सभी उपकारों को भूल जाता है और उन्हें अपने ऊपर बोझ समझने लगता है, तो यह उसकी कृतज्ञता नहीं तो और क्या है। और इसके अलावा मैम मुझे एक बात और कहना चाहूंगी कि माता पिता के जितने भी बच्चे हों, 4, 5, 6, 8 जो भी हों, उनको वो बराबर प्यार से पालते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। लेकिन केवल 2 माता पिता और आगे जाकर उनमें से अगर एक भी रह जाता है, इतने सारे बच्चे भी अगर अपने माता पिता का ध्यान न रखें, उन्हें 2 समय की रोटी न दें, तो फिर क्या फायदा इस जीवन का। केवल हम पैसे के लिए भागते रहें और अपने केवल अपनी धनोपार्जन सिर्फ इसलिए करें कि हम अपने आप को सुख सुविधाएं दे सकें और बड़ों का ख्याल नहीं रखें। मुझे लगता है कि ये फिर जीवन का कोई लाभ नहीं है। वंदना जी की बातों को सुनकर और उनकी बुक के अंश को सुनकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि उनकी पुस्तक क्या कहना चाहती है। तो आप लोगों को इस बारे में आपकी तरफ से कोई वंदना जी के लिए सवाल या आप इस बारे में कुछ राय रखना चाहते हो? हमारे बीच अभी अभय जी भी पहुंच गए हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर NMCM। तो अभय जी, हम काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे, आप शायद कहीं बिजी थे, तो आप कुछ अपने इस सब्जेक्ट पे, क्योंकि आप भी एक बेहतरीन राइटर हैं और कुछ समय पहले अभी आखिर में आपकी पुस्तक के ऊपर भी बातचीत हुई है और आपकी ये पुस्तक काफ़ी नमामि गंगे जो है वो काफ़ी प्रसिद्धि पाई है उन्होंने देश भर में। तो आप लोग इस सब्जेक्ट में कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आप सभी युवा हैं और बात वृद्धों की हो रही है और जैसे पुस्तक की संपादिका का कहना है
कि कई बच्चे जो हैं एक माता पिता को नहीं पाल पाते, लेकिन माता पिता जो हैं वो कई बच्चों को भी पालने की, उनके दर्द को सहने की वो रखते हैं। आई थिंक अवध सर कुछ बोलेंगे, नहीं तो फिर मेरे क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू फॉर, अच्छी किताब है, अभी तो मैं बिना पढ़े क्या ही कह पाऊँगा, बट 41 लेखों का ये संकलन जो है रचनाकारों ने अलग अलग लिखा है। जब आप इसका संपादन कर रही थी, जब आप इसको बेटर बना रही थी बुक को, तो आपको क्या लगा कि व्हाट इज द प्रेजेंट सिचुएशन इन आवर सोसाइटी, स्पेशली अर्बन सेटअप? मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जितना मैं समझती थी उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत है हमें, क्योंकि हम लोग सब एक तरीके की दौड़ में भाग रहे हैं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। मुझे महसूस हुआ कि आज के जो माता पिता है, ज़्यादातर माता पिता बच्चों को बोलते हैं पढ़ो लिखो, फॉरेन जाना है, बाहर जाओ। तो मैं कई बार ये सोचती हूँ, या किताब के माध्यम से भी या समाज में भी ऐसा देख रहे हैं कि बाहर जाने की जिस रेस में माता पिता स्वयं अपने बच्चों को लगा रहे हैं, तो बच्चे जब बाहर पहुँच जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे ऐसे हो जो माता पिता को भूल जाते हैं, बाहर जाकर भी याद रखते हैं, मगर उनकी परिस्थितियां ऐसी कई बार बन जाती हैं कि वो माता पिता के लिए कुछ कर भी नहीं पाते हैं। तो मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को सोचना चाहिए, न केवल हमें ये सोचना चाहिए कि बूढ़ों का हम लोग ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें, पर हमें ये भी सोचना चाहिए कि अगर हम परिस्थिति हमारी परिवर्तित हो जाएगी, बदल जाएगी या कहीं और चले जाएंगे, तब पीछे माता पिता का कैसे गुजारा होगा। इन सारे तथ्यों के ऊपर भी, एक बात से कई बातें निकल रही हैं, बहुत सारी परिस्थितियां, इन तथ्यों के ऊपर भी हमें सोचना चाहिए। ये सब किताब का काम करने के साथ साथ तो वाइस सर, एक मैं आपको बिल्कुल सत्य एक उदाहरण दूंगी। जो मैं ओल्ड एज होम में गई थी, वहाँ पर एक हमें मिले थे व्यक्ति, उन्होंने सबसे पहले बताया, मैं उनके लिए अपरिचित थी, पहली बार मिली, उनसे नमस्कार किया, बच्चों को वहाँ पे बिठाया, तो उन्होंने सीधा एकदम अपनी जेब में हाथ डाला और एक की चेन निकाला उन्होंने, और उन्होंने मुझे दिखाया कि ये की चेन जो है ना, मैं इसको हमेशा अपने यहाँ रखता हूँ। तो मैं बस सुनती रही। मैंने कहा सर यही क्यों रखते हैं? उन्होंने कहा क्योंकि ये मेरे दिल के करीब है। फिर उन्होंने अपनी आप बीती बताई कि मेरा जो, अब उनकी पत्नी नहीं थी, वो ओल्ड एज होम में इसीलिए आ गए थे, बहुत पैसे वाले व्यक्ति थे वो। उन्होंने बोला कि मेरे जो बच्चा था वो अमेरिका चला गया, पढ़ाई में बहुत अच्छा था, वो वहाँ चला गया, हमें भी साथ लेके गया। तो वहाँ जाने के बाद उसकी शादी हुई, यहीं भारतीय लड़की के साथ ही उसकी शादी हुई। फिर कहते जब तक उसके बच्चे स्कूल जाने लायक नहीं हुए, हम वहीं थे। जब बच्चे स्कूल जाने लगे तो हमारी ज़रूरत खत्म हो गई, और वो कहते वो हमें यहाँ पर लेकर आए हिंदुस्तान, और उन्होंने बोला कि आपका जो प्रॉपर्टी है उसका हिसाब किताब वहाँ कौन देखेगा, आप चलिए। हम यहाँ रहे, थोड़े दिन बाद सब कुछ हिसाब किताब हुआ, वो वापस चले गए। मैं इंतज़ार करता रहा कि अब मेरी कब टिकट आएगी। तो कहते ऐसे करते करते कई साल निकल गए, अब उनकी पत्नी भी नहीं थी, और उन्होंने बोला कि पिछले साल एक हमारे जानकार वहीं जा रहे थे। तो जब वो वहाँ पहुँचे तो मेरे बेटे ने ये की चेन दिया कि पापा को ये मेरा की चेन दे देना। तो मैं उसको जेब में रखता हूँ। मैं सोचती रही मन में, कुछ कहा नहीं, मुस्कुराई, और लेकिन अंदर में दिल रोया कि क्या एक की चेन पिता के लिए सब कुछ कर सकता है। तो ये दिमाग में बात आई। तो ऐसे अनेकों उदाहरण जो मैंने देखे, बहुत पढ़े लिखे लोग भी। तो सर मुझे लगता है कि इस किताब को करते करते मुझे इस किताब में इन घटनाओं का जिक्र नहीं है, सब घटनाओं का नहीं है जिक्र, लेकिन मुझे लगता है और ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे बच्चों को हम खुद ही आगे भेज रहे हैं कि आपको आगे जाना है, पढ़ना है, आगे बढ़ो। तो आगे बढ़ते बढ़ते कहीं ये ना हो कि हम पीछे छोड़ दें। अब जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे बड़े हैं वो वृक्ष के समान है, उनकी जड़ें हैं। हमारे एक वृक्ष की जैसे जड़ होती है, और फल फूल, जड़ को हम पानी देते रहें तो पूरा वृक्ष फल देगा, फूल देगा। लेकिन अगर जड़ों को भूल जाए तो क्या पुष्पित और पल्लवित हो पाएगा वो वृक्ष? जड़ें कितनी ज़रूरी हैं। तो ये हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, ये हमारे घर की जड़ों के समान है। इनमें सबसे ज़्यादा अनुभव है। हम लोग तो अनुभव ले रहे हैं ना, बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी तो जीवन का अनुभव, किताबी ज्ञान से कहीं बढ़कर जीवन का अनुभव का ज्ञान होता है।
तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये समझना ज़रूरी है, पूरे समाज को समझना ज़रूरी है। आज हमारे वृद्धजन जो हैं लगभग हमारे देश में लगभग 14 करोड़ के बराबर होंगे वृद्धजन, पर क्या सबका सही ख्याल हो रहा है? बहुत ही भाग्यशाली हैं जिनके परिवार उन्हें समझते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे हैं वृद्धजन जिनको उनका परिवार नहीं समझ पाता। समझना है, ये समझना भी है, लेकिन हर जैसे तस्वीर का दूसरा पहलू भी होता है। घर के जो बड़े हैं उन्हें भी, जनरेशन बदल रही है, मोबाइल का युग आ गया, लोग टेक्नोलॉजी में बढ़ रहे हैं, महिलाएं घर के बाहर, बहुएं काम करने जा रही हैं, तो घर के बड़े बुजुर्गों को भी समझना चाहिए ये बात कि हमें भी ध्यान रखना है, कि हमें भी अपने मन को शांत रखना है। ये नहीं कि बहू जो है उसी का काम है सब कुछ करना। तो ये भी विचार इसमें है कि दोनों ही पक्षों को समझना होगा। इस पुस्तक में ये विचार भी है, तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो तस्वीर के दोनों पहलुओं के ऊपर इस पुस्तक में कार्य किया गया है कि दोनों ही पक्षों को समझना है, हमें वृद्धों को समझना है और वृद्धजन जो है। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आज के वृद्धजन कहें कि अब मोबाइल, बड़े बुजुर्ग भी, आप किसी को खुशी से लाके अपने घर में किसी बड़े बुजुर्ग को अगर आप मोबाइल देंगे वो खुश होते हैं, वो भी जानते हैं, उसमें वो भजन सुन लेंगे या अपनी पसंद की रुचि की कोई चीज़ देख लेंगे, मगर वो खुश होते हैं कि बच्चे ने हमें पूछा। टेक्नोलॉजी से ऐसा नहीं है कि नई जनरेशन सोचे कि बस हम ही टेक्नोक्रेट्स हैं और टेक्नोलॉजी हमें ही आती है, पर बड़ों को किस तरीके से हम उसमें शामिल कर सकते हैं और बड़े भी किस तरीके से बच्चों के साथ समन्वय बनाकर रख सकते हैं। तो इस पुस्तक में इन सभी विचारों के ऊपर बात की गई है। जी जी, बहुत अच्छा आपका बयान है इस संबंध में। तो किताब मैंने देखी नहीं है पुस्तक, और जितना समझ पा रहा हूँ आपसे, आपकी बातें सुनकर, उसी आधार पर मेरी ये जिज्ञासा है कि जो ओल्ड एज होम होते हैं, वृद्धाश्रम होते हैं, उनको हम इतना नेगेटिव जो है उसकी तस्वीर क्यों बनाते हैं? वो ओल्ड एज होम जो है वो जेल खाना क्यों है? ओल्ड एज होम मतलब नेगेटिविटी ही क्यों है? अभी कुछ दिन पहले एक रियल एस्टेट की एक बड़ी रिपोर्ट आई कि ओल्ड एज होम पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है और बहुत करोड़ों की प्रॉपर्टी ओल्ड एज होम के तौर पर डेवलप की जा रही है। उसका एक, जब बिजनेस उसमें इतना हो रहा है तो एक इंडिकेशन ये आता है कि एक बहुत बड़ा वर्ग उसको पसंद कर रहा है, वो वहाँ जाना चाह रहे हैं, उसको रहना चाह रहे हैं। तो परिवार बहुत ज़रूरी है, स्वाभाविक रूप से हम सबको अपना परिवार चाहिए, लेकिन यदि ओल्ड एज होम को देखिए, कहानियाँ बहुत अच्छी हैं, आपने किचन वाली बात बताई वो बहुत अच्छी है, सब चीज़ें हैं। मध्यम वर्गीय परिवार में, समाज में ये भावनाओं से ओतप्रोत कहानियाँ रहती हैं, हमेशा रहती हैं। देश छोड़ने का दुख है, परिवार छोड़ने का दुख है, गांव घर सब कुछ छोड़ने का अपना एक दुख है, साथ में चलता है। लेकिन क्या आपके अध्ययन में ऐसा कुछ निकल के आया है कि ओल्ड एज होम सिर्फ एक ऐसी जगह नहीं है, गलत जगह नहीं है जहाँ ज़बरदस्ती भेज दिया गया है? ओल्ड एज होम एक जेल नहीं है, कुछ कोई ऐसा सकारात्मक अनुभव भी आपको दिखा? तो सर, इसी पुस्तक में इसके बारे में भी लिखा गया है कि जो ओल्ड एज होम है ये एक आश्रय स्थल है उन लोगों के लिए जिनके परिवार में अभी कोई भी नहीं है और उन्हें जरूरत है। तो बहुत ही सकारात्मक ये रूप है इसका। अगर ओल्ड एज होम ना हो, सुविधाएं ना हो, तो ये लोग कहाँ जाकर रहेंगे अपने बुढ़ापे में? तो ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है। लेकिन सर, इसी बात को हम दो तरीके से कह सकते हैं। ओल्ड एज होम में खुद हम घर में रहें, माता पिता को निकाल दिया घर से और वो ओल्ड एज होम में रह रहे हैं, तब ये नकारात्मक है। लेकिन क्योंकि हम ऐसी जगह पर हैं जहां पर हम माता पिता को न बुला सकते हैं, न माता पिता आने के लिए तैयार है, तो वहां पर ओल्ड एज होम बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि माता पिता को रहने के लिए एक ऐसा जगह है जहां पर वो सुरक्षित रह सकेंगे, जहां पर उन्हें चिकित्सा की सुविधा भी उपलब्ध है। तो ये बातें भी सर इस पुस्तक के अंदर है कि दोनों ही, मैं वही बता रही हूँ आपको कि एक बात से बहुत सारी बातें और हर स्थिति और हर परिस्थिति में बात बदल भी सकती है। तो ओल्ड एज होम जरूरी है, लेकिन हमें केवल ये समझना है, इस पुस्तक के माध्यम से केवल ये कहना चाह रही हूँ कि अपने घर के बुजुर्गों को हमें व्यर्थ नहीं समझना, वो हमारे लिए सब कुछ है।
लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो ओल्ड एज होम में जाना बिल्कुल बुराई नहीं है, जहाँ पर सरकार की तरफ से भी ओल्ड एज होम है और प्राइवेट जो है कई ऐसे संस्थान है जिन्होंने ओल्ड एज होम बनाए हैं, तो वहां पर भी सुविधाएं होती है। मैं जिस ओल्ड एज होम की मैंने आपको ये बताई किसी के जीवन की घटना, वो बहुत अच्छा ओल्ड एज होम है, लेकिन यहाँ पर इन व्यक्ति को क्योंकि बुलाया ही नहीं है और वो अकेले हैं, असमर्थ हैं कि अपने घर में खाना नहीं बना सकते बीमारी के लिए, तो वो ओल्ड एज होम में रह रहे हैं। दुख इस बात का था इस घटना के अंदर, ये खुशी की बात है कि उनको वहां पर आराम से रह रहे हैं, सुरक्षित है। दुख इस बात का है कि पुत्र द्वारा छोड़े गए हैं। तो ओल्ड एज होम में अगर हम जाएंगे तो अलग अलग लोग मिलेंगे जिनकी अलग अलग परिस्थितियां हैं। कई वहां पर है क्योंकि जिनके या तो बच्चा ही नहीं है, अब वो बुढ़ापे में या एक उसका दूसरा पार्टनर नहीं रहा, तो उस वक्त उसको वहां से चिकित्सा की सुविधा भी प्राप्त होती है, सुरक्षित भी वो महसूस करते हैं। तो आपका कहना बिल्कुल ठीक है सर कि ओल्ड एज होम नकारात्मक नहीं है, लेकिन जबरदस्ती निकाल दिया जाए वो गलत है। तो इस पे हमें विचार करना है। मुझे अभी जो आपने कहानी सुनाई और जैसे अभय जी ने और प्रकाश जी ने बात की, जयंत दलवी जी का एक नाटक है संध्या छाया, अगर आपने कभी पढ़ा हो, तो उसमें भी वो बुजुर्ग जो है वो वृद्धाश्रम जाने के लिए बैठे हैं कि मुझे वहां छुड़वा दो, क्योंकि बेटा जो है इसलिए अमेरिका लेकर आ गया क्योंकि वहाँ आया महंगी है, और जब तक बेटा 3-4 साल का हुआ तब तक दूसरा हो गया, तो 5-6 साल उसको भी लगाए वहाँ में। उसके बाद उसने बोला वापस इंडिया भेज दो, तो बच्चे ने कहा कि इंडिया के लोग क्या सोचेंगे, खुद अमेरिका में है, बाप को यहाँ छोड़ दिया। कहा यहीं मुझे किसी वृद्धाश्रम में छोड़ दो तो ना यहाँ के लोग क्या सोचेंगे, खुद बड़े घर में रहता है बाप को, तो कह रहा है कि वहाँ के लोग क्या सोचेंगे, यहाँ के क्या लोग क्या सोचेंगे, लेकिन ये नहीं सोच रहा कि मैं क्या सोचूंगा। और मुझे वृद्धाश्रम इसलिए नहीं चाहिए कि रोटी कपड़ा चाहिए, मुझे कोई बात करने वाला चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है वृद्धावस्था वो है जब आदमी को लगता है कि कोई साथ में बैठ के बात करने वाला हो, कोई ये पूछने वाला हो कि पानी चाहिए कि नहीं चाहिए, या बुखार आ जाए तो कम से कम साथ में बैठ जाए। इतनी ज़रूरत है सिर्फ उस उम्र की, और 2 वक्त की रोटी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन आजकल का जो हमारा लाइफ स्टाइल है, घर में सिर्फ बुजुर्ग रह गए हैं या फिर छोटे से बच्चे जिनकी वो परवरिश कर रहे हैं, तो ऐसे उसमें वृद्धों की हालत जो है थोड़ा सोचने वाली वो है। और ऐसे टाइम में अगर आप एक पुस्तक का निर्माण कर रहे हैं तो और इसके साथ आपका कुछ और जुड़ाव हो या कुछ और कहानियाँ आपने इसको तैयार करते हुए सुनी हो, या जिन राइटर्स के हमारे बीच में शायद आपका भी लेख इसमें है, तो इससे रिलेटेड कुछ आपके पास और यादें हो, क्योंकि इसमें कुछ लोगों ने सिर्फ कविताएं दी हैं, किसी ने कहानी दी है, किसी ने रिसर्च करके उसके ऊपर लिखा है, तो उससे अलावा आप कुछ और उस पर बोलना चाहेंगे? ये इनकी अमित जी की इसमें एक कहानी लिखी है जिसमें इन्होंने लिखा है कि शर्मा जी के परिवार का जो इनके पड़ोस में थे और बच्चे बाहर चले गए, विदेश में चले गए, और जो एक परिवार है वो यहाँ पे रहते हैं, दोनों पड़ोसी हैं। 2 परिवारों का इन्होंने उल्लेख किया है, एक तो अपने परिवार के साथ रहते हैं, दूसरे जब बच्चे विदेश में चले गए वो भी वहीं चले गए हैं, लेकिन बाद में दोनों ही वापस आना चाहते हैं और यहाँ आकर अपने घर को की सफाई करें, तो ये हैरान होते हैं कि अरे ये तो इतने आराम से वहाँ गए थे और हम इतने किस्से सुनते थे कि वहाँ खुश हैं, ये वापस क्यों आ गए। तो उनकी चुप्पी जो है वो बता देती है पड़ोसियों को कि उनको अकेले में रहना ज़्यादा पसंद था बजाय वहाँ पर रहने के, तो अपना घर उनके लिए आश्रय बना आकर। तो ओल्ड एज होम का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब ओल्ड एज होम में ही भेजें, आप यहाँ पर भी रहें। और बिल्कुल एक बात और है, जो एक कहानी है हरिहर काका, उसमें वो ये ग्रामीण परिवेश की कहानी है, तो वहाँ पर भी जो कहानी के अंदर है कि किस तरीके से हरिहर काका के 15 बीघे ज़मीन को हड़प लेना चाहता है उनका अपना परिवार, उनके अपने कोई बच्चे नहीं है, तो उनके जो भाई हैं या उनसे हड़पना चाहते हैं, तो अंत में हरिहर काका परेशान हो जाते हैं। कभी गांव के महंत जो हैं वो उनसे हड़पना चाहते हैं, तो सब आपस में झगड़ा कर रहे हैं उनकी संपत्ति को ले लेने का। तो हरिहर काका गांव के व्यक्ति है, देखिए बिना पढ़े लिखे, तो अंत में वो निर्णय ये लेते हैं कि मैं अलग रह लूंगा, अपने पास एक नौकर रख लूंगा, अलग रह लूंगा, पर इस परिवार के बीच में नहीं रहूंगा। तो गांव के अंदर आज ओल्ड एज होम की सुविधा शायद नहीं है जहां पर, तो वो अलग रहना स्वीकार कर लेते हैं। कहानी यहीं पर अंत है।
अब ये नहीं पता कि उसके आगे अगर कहानी बढ़ती और वो खुद अगर मान लीजिए बेड रिडन हो जाती है, ओल्ड एज में ज़्यादातर ये समस्याएं हो जाती हैं, तब उनकी देखभाल कैसी होती। तो ये बात मैं सोचती हूँ कि शहरों में तो ये सुविधा है फिर भी ओल्ड एज होम की, जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा नहीं है तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, जो पढ़ लिख नहीं सकते या जिनको ये सुविधा प्राप्त नहीं है, तो ओल्ड एज होम होने में बुराई नहीं है। तो जो आप बता रहे कि गांव में ये सुविधा नहीं, तो वहाँ पर आप उससे संबंधित कोई वो है कि वहाँ के बुजुर्गों नहीं, मैं केवल ये है कि सरकार और कार्य करे, इस बारे में सोचे। मैं ये जरूर विचार अपने इसमें मैंने लिखी है कि सरकार को अभी और सोचना चाहिए, अभी और ज्यादा जरूरत है। अभी जैसे सर से ही बात हो रही थी कि बजट में जो वृद्ध लोग हैं इनके लिए भी जरूरी कुछ प्रोविजंस होने चाहिए, इनके लिए भी कोई ना कोई कार्य होना चाहिए, इनके लिए और ज्यादा सुविधाओं की जरूरत हो। जो पढ़े लिखे नौकरी वाले जो है उनको तो पेंशन की सुविधा मिल रही है, लेकिन जिनके पास पेंशन की सुविधा नहीं है और उनका परिवार भी अगर उनका ध्यान नहीं रख रहा, ऐसे में वृद्ध लोगों का क्या। तो मुझे लगता है कि इस बारे में सरकार को भी एक कदम उठाना चाहिए कि उन्हें बुढ़ापे में कोई अलाउंस या कुछ ऐसा प्राप्त होना चाहिए। और बाकी मैं सरकार के लिए तो मैंने कहा, पर मुझे लगता है हर घर में इस संस्कार की जरूरत है। हर बच्चे को अगर हम जड़ के ऊपर कार्य करेंगे, नींव के ऊपर कार्य करेंगे, तो अपने आप इमारत अच्छी बन जाएगी। तो अगर परिवार में ही हम ये सोचें कि हमें एक दूसरे का ख्याल रखना ही है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। अब कोविड के दौरान ही आप जैसे कई घरों में देखा गया, बूढ़े जो है, घर के बुजुर्ग जो हैं, वो एक कमरे में एक ही जगह बैठे हैं। और कई घरों में ऐसा भी देखा गया जहाँ पे सारा परिवार मिलकर लूडो, चेस, कैरम बोर्ड मिलकर खेल रहे हैं। तो ये तो हमारे अपने हाथ में है ना कि हम अपने परिवार को कैसा बनाते हैं। क्या हमें रात का खाना सबको एक साथ खाना है या कमरों में पहुंचा देना है और अपने अपने कमरे में अपने मोबाइल लेकर अपना खाने को खाना है, ये हमारे अपने हाथ की बात है। तो हमें स्वयं को भी बदलना है। मेरा जोर इस पर ही है कि हमें स्वयं को बदलना है। आप में से कोई बात करना चाहेगा? हाँ बिल्कुल सर। मुझे लगता है कि ये बड़ा विस्तृत विषय है वृद्धावस्था का। और ये अब जैसे जैसे इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, इंडिया में भी ओल्ड लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रही है। चाइना और जापान तो उनमें तो है ही। अभी हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड यंग लोगों की 35 हमारे ज़्यादा है। तो धीरे धीरे हमारे यहाँ भी सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री हो गए हैं, 140 करोड़। चाइना को भी हमने बीट कर दिया है। तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम और विकराल होने जा रही है। तो इसलिए इसके बहुत सारे पहलू हैं, जैसे आप लोगों ने डिस्कस किया। अलग अलग परिस्थितियाँ, अलग अलग इसके इश्यूज हैं, क्योंकि दोनों तरफ से ही हैं। क्योंकि जनरेशन गैप है और बहुत जल्दी बदल रहे, टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी बदल रही है और लोगों को आगे बढ़ना है। और हमारी कंट्री भी, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं एस्पिरेशनल इंडिया। तो मैं ये देख रहा हूँ कि हम, जैसे मैं गुड़गांव में रहता हूँ, कि अब ये मेटीरियलिस्टिक टेंडेंसीज बढ़ रही है हमारे अंदर। तो मतलब और मेंटल हेल्थ इश्यूज ये सब आ रहे हैं। और ये मतलब ये सब वही चीज़ें हैं। बेसिकली सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे जैसे हम प्रोग्रेस और डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये रूट्स की बात है। अब वो लोग जो है टेक्नोलॉजी, और हम तो ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे एस्पिरेशनल इंडिया लोग, हमें कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट भी कह रही है कि आप आगे बढ़ी, कंट्री को हमें विकसित बनाना है। तो कहीं ना कहीं मेटीरियलिस्टिक वही है। हमें भी उसी, जैसे आपने कहा, हम दौड़ में जा रहे हैं। तो दौड़ हम, जैसे एज अ कंट्री अगर मैं सोचूं तो भारत, हम कहते हैं पीछे है। अभी हम लोग अब ब्रिटिश उससे मानसिकता से बाहर आ रहे हैं, अपने इंपीरियलिस्टिक हमारा जो मेंटल बैगेज था, तो हम अपने को कल्चरली असर्ट कर रहे हैं। तो एज अ कंट्री भी हम लोग, क्योंकि चाइना, जापान, यूएसए, हम कह रहे हैं कि नंबर 5 पे आ गए, अभी जीडीपी नंबर 3। तो एक तरह से ये मुझे लगता है थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी भी है, क्योंकि हमारा समाज ही, सोसाइटी भी हमें प्रेशराइज कर रहा है, लोगों को, यंग लोगों को भी, कि भाई आपको कंट्री को आगे लेके जाना है। और जो ओल्ड लोग हैं, वो टेक्नोलॉजी इतनी डेली बेसिस पे चेंज हो रही है कि AI, ML और ये सब चीज़ें आ रही है। और कि चाइना ने तो इन्वेस्ट करके AI में कब से इन्वेस्ट किया, और हम लोग पीछे हैं, और हम लोग भी उसमें आगे जा रहे हैं। तो ये एक तरह से रेस भी है, और इसमें रेस में रह के हमें पीछे भी देखना है। तो मतलब ये थोड़ा विरोधाभास भी और डिफिकल्ट है।
और पेरेंट्स के मतलब जो ओल्ड लोग हैं, जैसे हम लोग सपोज बीच के हैं, नई जनरेशन है और एस्पिरेशनल है, और गुड़गांव में मैं देख रहा हूँ कि अब ये है कि यंग लोग वो एजुकेशन ले रहे हैं। आज पहले ये होता था कि परिवार बड़े होते थे, गाड़ी छोटी होती थी। आजकल सब न्यूक्लियर फैमिलीज है, न्यूक्लियर की भी डिंग्स कहते हैं, डबल इनकम नो किड्स, तो वो भी कर रहे हैं लोग और विदेश भी जा रहे हैं। तो उनको चाहिए, आज छोटी गाड़ी है, 2 ही लोग हैं और सब अकेले चला रहे हैं, फिर SUV है, फिर MUV है। तो ये मैं देख रहा हूँ कि गुड़गांव में मैं देख रहा हूँ कि वहाँ मार्केट और सड़कें जो है पार्किंग के लिए यूज हो रही है, झगड़ा हो रहा है। लोग जरूरत नहीं है, गाड़ी बड़ी आ रही है और हम भी कह रहे हैं एस्पिरेशनल इंडिया, हम लोग खुश हो रहे हैं कि हमारा ऑटोमोबाइल मार्केट नंबर 2 हो गया, नंबर 3 हो गया। तो हम लोग एज अ सोसाइटी जा रहे हैं, बड़ा डिफिकल्ट प्रेशर आ रहा है सोसाइटी का। और अगर मतलब अवेयरनेस तो ठीक है, ये किताब वगैरह, लेकिन फिर भी मुझे लगा है बहुत डिफिकल्ट है इसको प्रैक्टिकली करना यंग लोगों में, और इवन उनको भी पेरेंट्स की तरफ से भी है। हाँ, ये भी है कि इसका ये पहलू भी है कि जनरेशन गैप है, तो वो पेरेंट्स भी, जैसे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और उनको बढ़ना भी है, और वो खुद भी कह रहे हैं, और जब वो आगे बढ़ रहे हैं तो फिर ये चीज़ें छूट रही हैं। वो पेरेंट्स को खुद ही कहेंगे कि आपने तो हमें ही तो रेस में लगाया, अब हम रेस में आगे बढ़ रहे हैं तो हम कैसे अपना टाइम दें, हमें तो आगे बढ़ना है, कंपटीशन है। तो फिर मतलब फिर वो पेरेंट्स भी नहीं समझ पा रहे हैं कि अब ये बच्चे सर्वेंट है या मनी है तो उससे काम चलाए, या कैसे मतलब परिवार तो साथ में नहीं रह पाएगा, न्यूक्लियर फैमिली का प्रेशर सोसाइटी कर रही है हमारे ऊपर। हाँ, मुझे लगता है कि इस जो कठिन आपने कहा, इस कठिन को हम सरल कर सकते हैं अगर हम अपनी रूट्स पर जाएं। हम एक तरफ बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की, तो हमारे यहाँ पर जो कुटुंब का था, जैसे आपने बोला न्यूक्लियर फैमिलीज, तो उससे बड़ा परिवार हो गया, और उसके बाद फिर जो हमारा एकल परिवार है, उसके बाद हमारा संयुक्त परिवार, और फिर कुटुंब। हम ये तो नहीं कह सकते कि आज हम एकल परिवार को कुटुंब में बदल दें, हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी संस्कृति को याद रख सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक अपने ही जीवन की घटना बताऊंगी। मैं छोटी सी थी और हम अपने दादी दादा के साथ पूरा परिवार रहा करता था। तो जर्मनी से मेरे चाचा जी जर्मनी रहते थे, तो वहाँ से उनके कोई फ्रेंड्स इंडिया घूमने के लिए आए, कोई कपल, और वो यहाँ पर आए, होटल में रह सकते थे वो लोग। लेकिन जैसे ही वो हमारे घर में आए, उन्होंने देखा एक साथ इतने सारे लोग एक घर में रहते हैं। छोटा सा हमारा 2 कमरे का मकान था, उसमें हम 16 जने उस वक्त रहा करते थे। तो उन्हें बड़ी हैरत हुई, तो उन्होंने देखा हम तो खाना एक साथ खा रहे हैं, रोटी बन रही है इतनी सारी। तो वो सिर्फ देखने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो एक रात रहे। उन्हें इतना अच्छा महसूस हुआ कि सब एक साथ है, छोटे बड़े सब एक दूसरे का आदर कर रहे हैं। तो वो इस बात से बहुत ज्यादा खुश हुए। फिर जब वो एक दिन की बजाय कुछ और दिन भी यहाँ रहे, उसके बाद दोबारा जब इंडिया ट्रिप पर आए थे, वो यहाँ पर है, वो कहते हैं हमें सबसे ज्यादा अच्छी चीज इंडिया में ये रही कि परिवार एक साथ रहता है। वो इस बात से इतने खुश थे। तो अगर हम यही सोचे ना कि पारिवारिक मूल्यों के बारे में सोचना शुरू कर दें कि एक साथ रहना कितना जरूरी है। अब एक चीज और बताती हूँ, मैं जैसे अभी बोला कि हम अब बड़ा परिवार नहीं कर सकते, लेकिन जब घर के छोटे बच्चे होते हैं, ये देखते हैं कि हमारे दादी दादा को हमारे माता पिता अच्छे से उनके साथ व्यवहार करते हैं, नमस्ते करते हैं। जैसे मैं शादी करके आई तो अपने घर के बड़ों का हमें पैर छूने हैं, ये एक परंपरा हमारे भारत में रही है। या उससे पहले था कि हम जब घर के बड़े बैठे हम वहां पर लड़ाई नहीं होगी, हस्बैंड वाइफ वहां नहीं उनके आगे बोलेंगे। अपने कमरे में चाहे हमारी अनबन हो जाए, मगर हम सबके आगे नहीं करेंगे। तो हमारे छोटे क्या सीखते हैं कि लड़ाई नहीं हो रही सबके बीच में, हम बड़ों का सम्मान कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं। बड़ों को सबसे पहले सुबह उठते ही हमें नमस्कार करना है या ईश्वर का नाम लेना है सबसे पहले। तो वो बच्चे सीखते हैं। ये संस्कार हमें ही डालने होंगे ना, हमें अपने परिवार में डालने होंगे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि रेस में हम बेशक दौड़ रहे हैं, समय अपने बच्चों को आगे पढ़ाना ही है, हमें पढ़ाएं, विदेशों में भी भेजें, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन सिर्फ उनको ये मूल्य अगर हम दे देंगे तो यही जो कठिन बात है सर, ये सरल हो जाएगी। और मूल्य हम ही दे सकते हैं अपने बच्चों को। जैसा जैसा हम व्यवहार करेंगे, हमारे बच्चे बिल्कुल वैसा वैसा ही हमें फॉलो करते हैं, वही करेंगे। हमारा अपना जो हमारी जनरेशन की बात कर रही हूँ, हम जैसे जैसे चलेंगे हमारे बच्चे बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो हम सरल कर सकते हैं। तो इसी पे अगर हम विचार करें और हम सब अपने घरों में शुरू कर दें ये सब कुछ करना, ठान लेना कि हमें अपने परिवार के साथ अच्छे तरीके से चलना है,
जोर जोर से लड़ाई झगड़े नहीं करने। जिन घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं बच्चे भी वहीं पे चिल्लाते हैं। प्यार से बात करेंगे तो बच्चे भी प्यार से बात करना सीखेंगे। तो ये हमारे अपने हाथ की बात है। आईजीएनसी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक अच्छी किताब, एक अच्छे सब्जेक्ट के ऊपर आपसे इतनी अच्छी बातचीत हुई और सबने, मुझे लगता है आज यहाँ से कुछ ना कुछ विचार लेकर तो जा ही रहे होंगे। तो आप सभी का भी धन्यवाद। आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम को बेहतरीन तरीके से सुना और अब चाय के लिए चाय आपका इंतजार कर रहे हैं।